द नागरिक में आपका स्वागत है। मैं अनिल सिन्हा फिर अपनी डायरी लेकर आया हूँ आपके पास। आज हम बात करेंगे भारत में लोकतंत्र और चुनाव की। और इसमें ये बात करेंगे क्या कि लोगों ने मोदी जी और राहुल गांधी सब लोगों के मतलब सब लोग जिस तरह से चाहते थे उसके उससे अलग मतलब जिस तरह का बैटल चालू था उसमें लोगों को निराश हो जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने पूरी उम्मीद जताई। और पोलिंग का परसेंटेज हाई है अभी तक जो खबरें हैं बाकी मतलब दोनों राज्यों से, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से, उसमें पोलिंग का परसेंटेज काफी हाई है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जिस तरह से लोगों को निराश किया सेंट्रल मतलब गवर्नमेंट्स ने लगातार, मतलब मोदी जी हो चाहे कांग्रेस हो, सबने लोगों को धीरे धीरे इतना निराशा में भेजा है। और अभी जो हालत है देश की, जिस तरह से गरीबी है, जिस तरह से महंगाई है, और लगातार उसमें राम मंदिर दीपोत्सव सब चालू है, तो लोगों को निराश हो जाना चाहिए था। लेकिन मोदी जी और ये जो बीजेपी है या बाकी लोग जो हैं, उन्होंने वो उसको निराशा में नहीं भेज पाए। ये मैं एक उपलब्धि मानता हूँ लोगों की, मतलब के उत्साह का, उनका जो संकल्प है कि डेमोक्रेसी के प्रति जो उनकी आस्था है उसी का द्योतक है। वोट किसको दे नहीं दे ये हमारा कंसर्न नहीं है, क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टीज अपनी बात करती हैं। हमको भी लगता है कि ये पॉलिटिकल पार्टी मतलब इस तरह मोदी जी को जाना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र की जो हालत है, जो समाज में जिस तरह का फैला रहे हैं नफरत, उसके लिए उनको जाना चाहिए। ये हमारी व्यक्तिगत राय हो सकती है, लेकिन अंत में जो जनता तय करती है ये इम्पोर्टेंट है। अब मैं उससे ये इस बात के बाद में आऊंगा कि मोदी जी में कोई मतलब इतनी हताशा क्यों है, जिस तरह का उन्होंने रखा अभी मध्य प्रदेश ये में राजस्थान के रैली में, जो वो बोल गए हैं कि इस तरह बटन दबाओ कि उनको फांसी लगे। मतलब कांग्रेस के बारे में वो कह रहे थे, क्योंकि वो मेन अपोजिशन उनका कांग्रेस ही है। तो हराने नहीं, वो फांसी लगाने की बात कर रहे हैं। ये जो लैंग्वेज है, ये इस लैंग्वेज का क्या अर्थ है ये हम समझना चाहिए। ये कोई स्लिप नहीं है, मतलब फिसल गई जुबान, इसका नहीं है। और ना ये है क्या कि वो एक चुनावी रैली को मतलब चुनाव को जीतने के लिए ऐसी बात कर रहे हैं। ये एक विचारधारा है, और ये लगातार मोदी जी करते आए हैं। कि कांग्रेस मुक्त भारत, पहली बार देश में ऐसा हुआ जब बीजेपी, मतलब उस समय भी जब बनी थी बीजेपी, तो समझ लीजिए कैसा माहौल था। एकदम उनको अछूत की तरह, मतलब अस्पृश्य माना जाता था। लोग उनके साथ जाना नहीं चाहते थे 52 में। उसके बाद भी कांग्रेस ने ये नहीं नारा दिया कि ये जो है गोडसे के मतलब हिंदू महासभा, गोडसे हिंदू महासभा अगर मान लिया, ये ना भी मान लिया जाए, मान भी लिया जाए कि आरएसएस से नहीं थे वो, तो हिंदू महासभा से थे ही। और हिंदू महासभा के अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, जिन्होंने जनसंघ बनाया इनके साथ मिलकर के, दीनदयाल उपाध्याय के साथ मिलकर, जो आरएसएस के थे। तो आरएसएस और हिंदू महासभा ने मिलकर जनसंघ बनाया। लेकिन बीजेपी और कई ऐसे मौके आए, जैसे इंदिरा गांधी के समय में मौके आए। उस समय भी पटेल ने उन पर लगाया था प्रतिबंध, लेकिन कभी उसने ये नारा नहीं दिया कि चूंकि उनका संबंध एक सांप्रदायिक संगठन से है या सांप्रदायिक विचारों वाले हैं, तो उनको उससे मुक्त हो जाना चाहिए भारत को। उनका राजनीतिक विरोध किया। लेकिन ये कांग्रेस मुक्त भारत का नारा जो है, ये बहुत ही लोकतंत्र के लिए बहुत घातक नारा था। और इसी नारा से पता चलता है कि वो विपक्ष के बारे में उसको फांसी लगाने की ही बात सोचते हैं। वो मतलब उनको खत्म कर देना है, डिस्ट्रॉय जिसको कहते हैं, डेसिमेट कर देना, वही उनका इरादा है। ये बहुत ही खतरनाक चीज है। इसका इसका थोड़ा सा समझ लीजिए कि ये ऐसा, ये जो प्रवृत्ति है इसके और कहाँ कहाँ दिखाई देते हैं। आपको जो पूरा दिखाई देता है ईडी, पैसे का इतना कारोबार, जिस तरह से चुनाव में अभी खबरें आई हैं कि मतलब शराब, साड़ी, ये सब बांटने का जितना भी हो सकता था सब सब कुछ किया गया है। और बहुत पैसे खर्च किए हैं चुनाव में। और 2014 के बाद से, 14 से ये प्रवृत्ति थी, चुनाव खर्च बढ़ता चला गया है। तो पूरी ताकत लगा करके चुनाव लड़ते हैं लोग। मतलब लोग तो लड़ते हैं, आपको पता है कि चंदे
ज्यादातर इलेक्टोरल बॉन्ड और चंदे जो है बीजेपी को मिल रहे हैं। तो वो पैसा ईडी सबका इस्तेमाल करके चुनाव आयोग भी नोटिस प्रियंका को देता है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई कि अमित शाह को नोटिस दे। अमित, जबकि शिकायत जब वहां वो उन्होंने भाषण किया था, नफरती भाषण अमित शाह और इन्होंने, और आरोप लगाया था बिना तथ्यों का कि एक शख्स की मर्डर, मतलब उसको कॉमनल एंगल दे करके अमित शाह ने, लेकिन उसके बावजूद चुनाव उसकी शिकायत हुई, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। वहां हेमंत बिश्व शर्मा जो बोले वो, मतलब उन्होंने एक सांप्रदायिक ये कहा था, कमेंट था उनका, उस पर हुआ। तो ये जो है सब तंत्र, पैसा, और उसके बाद अपना संगठन है ही इतना मजबूत संगठन है बीजेपी का, आरएसएस का, तो उसका लगा करके वो जो है चुनाव जीतना चाहते हैं। और वो डेमोक्रेसी का को, मतलब उसमें एक तरह से समझिए कि उसको जितना नुकसान पहुंचा सकते हैं वो किया। मैं बार बार क्या दोहराऊं, मीडिया को किस तरह से कब्जे में रखा हुआ है। उसके बाद अब ये क्या कहते हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना, संसद में जवाब नहीं देना, संसद में नहीं बैठना, सब वो दिखा चुका है। तो एकदम लोकतंत्र के विरोध में है वो, और विपक्ष के भी विरोध में है, जो लोकतंत्र से ही जुड़ा हुआ है कि कोई भी लोकतंत्र का अर्थ है कि विपक्ष भी मजबूत हो और उनकी बात का महत्व दिया जाए। 2 रहे 4 रहे कम है, उससे कोई नहीं, कांग्रेस को कम, बहुत कम है, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी है अभी संसद में। तो लेकिन आपको उसके महत्व देना पड़ेगा, और इसको हम वहां से ट्रेस कर सकते हैं, उस मतलब उस समय से, कि जैसे कि इसका है क्या क्या यहाँ आपका ये क्या अपना जो हुआ है नोटबंदी, उसके बाद डिसीजन लॉकडाउन के, ये सारे डिसीजंस को अगर हम देखेंगे तो पता चलेगा कि कोई भागीदारी नहीं, मतलब अपने अंदर में भी कोई इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है बीजेपी में, लेकिन उसमें भी नहीं है। अब हम तीसरा मुद्दा जो इसी जो मतदान हुआ है वो हम उठाते हैं कि क्या बीजेपी रिवाइव, मतलब जो मध्य प्रदेश में जिस तरह टूट गई है, राजस्थान में जिस तरह टूट गई है, छत्तीसगढ़ में भी टूटी हुई है, जिसको छतरप को हटाया उन्होंने, रमन सिंह को किनारे कर दिया है। यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया वगैरह को उभार रहे हैं और शिवराज सिंह चौहान को खत्म किया, वसुंधरा राजे को वहां खत्म किया। इसके बाद जो बीजेपी बची हुई है, क्या 5 राज्यों के चुनाव के बाद ये बीजेपी सक्षम है 2024 के चुनाव में जाने में? मुझको लगता है कि एक सीरियस ये बहुत गंभीर बात है और गंभीर मसला होगा बीजेपी के लिए, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से छत्रपों के साथ इस्तेमाल किया और मतलब उनको सलूक किया, वो सलूक जो है उनको बहुत नुकसान देगा। और ये है कि जो बची खुची बीजेपी है उसमें ये छत्रप को चाहते थे कि चुनाव आते आते खत्म कर दें, लेकिन खत्म नहीं कर पाए। एक तरह का समझौता, एक तरह का सीज फायर उनके बीच में हो गया, से मोदी और बाकी के बीच में, कि ठीक है आप अपना करते रहिए, हम भी अपना करेंगे। और अंत में मोदी आ गए अपने चेहरे पर। पहले उन्होंने ऐसा संकेत दिया था कि ठीक है कलेक्टिव लीडरशिप होगी, कलेक्टिव लीडरशिप मतलब कि छत्रप नहीं रहेंगे, बाकी सब रहेंगे, सब मिल करके होंगे। और साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि लोटस चुनाव चिन्ह होगा, मतलब पार्टी ही सर्वोपरि है। ये ऐसा इंडिकेशन, इसके संकेत वो देने लगे थे, लेकिन ये संकेत वापस ले लिया उन्होंने और फिर आ गए मोदी, मोदी अपने ही मतलब चेहरे पर। तो ये, और ये बात तो अब जो छत्रप जिनको नुकसान पहुंचा चुके, जिनका कि स्टेटस उन्होंने गिरा दिया, भले ही उनको अभी रहने दिया है, चुनाव में अगर मान लिया जीत होती है तो भी वो नहीं रहेंगे और हार होती है तो भी नहीं रहेंगे, क्योंकि जीत होगी तो निश्चित तौर पर इसका श्रेय खुद लेंगे। वहां विजय रैली निकलेगी, उनका जो ऑफिस है वहां, क्या कहते हैं इनकी, अपने मोदी जी की, ये वो पक्का है। तो पूरा क्रेडिट लेंगे, कोई लीडर का कोई महत्व नहीं होगा, और तय करेंगे कि किसको चीफ मिनिस्टर बनाना अगर जीत गए। ये कोई नहीं जानता कि जीत ही जाएंगे, हारने की पूरी संभावना है, लेकिन अगर जीत गए, और अगर हार गए तब तो उन्हीं के माथे पर ठीकरा फोड़ देंगे और कहेंगे कि भाई आपकी वजह से हुआ, स्टेप डाउन करो, मतलब आप लीडर नहीं है, स्टेप मतलब वो कर देंगे। तो ये स्थिति है। तो जो चुनाव के बाद आपका सारे इक्वेशंस बदल जाएंगे इस 5 राज्यों के चुनाव के बाद,
ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। बीजेपी के अंदर और बीजेपी से बाहर, बीजेपी से बाहर अगर कांग्रेस जीत करके आई तो इंडिया गठबंधन में कांग्रेस जो है वो बहुत ताकतवर के रूप में, मतलब ये होगी, सबसे महत्वपूर्ण घटक होगी। इंडिया गठबंधन में अगर उनको लगता है कि बीजेपी को हराना है तो बाकी लोग इकट्ठा मजबूती से होंगे, नहीं तो अब देखिए, वो अभी तक तो लग रहा है कि गठबंधन चलना चाहिए, क्योंकि उसी पर बाकी का सर्वाइवल डिपेंड करता है, उनके अस्तित्व का। तो ये गलती तो नहीं करेंगे, लेकिन वो कांग्रेस लीडिंग रोल में रहेगी और इंडिया गठबंधन अपना, मतलब तब फिर वो जो इंडिया गठबंधन की लॉस्ट नैरेटिव मैं बोलता हूँ, जो नैरेटिव खो गई है, जो मतलब जो यूनिटी जो अब 5 राज्यों के चुनाव में खो गई है, क्योंकि आम आदमी पार्टी वहाँ खूब संख्या में चुनाव लड़ रही है। ये मध्य प्रदेश में प्रचार भी किया, राजस्थान में भी इस तरह सपा ने किया है। तो जो उनके कई घटक जो है एक दूसरे के तनातनी में आ गए हैं, तो वो तो होना है। दूसरा के इलेक्शंस के बाद केसीआर तो निश्चित तौर पर बीजेपी के साथ हाथ मिला लेंगे, वो इधर आने वाले नहीं है, ये मेरा अंदाजा है। और महाराष्ट्र में भी चेंज होगा। तो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर अगली जो राजनीति है उसको मतलब इसको कहते हैं कि बहुत ज्यादा प्रभावित करेगी, और इसमें दोनों की इक्वेशंस बदल जाएंगे, इंडिया गठबंधन के और बीजेपी के अंदर गठबंधन, जो मोदी और मोदी विरोध का गठबंधन है। 5 राज्य अगर हार गए बीजेपी, तो निश्चित तौर पर बीजेपी में मोदी जी के लिए 2024 में कैसे क्या करना चाहिए, इस पर जरूर एक मतलब आवाज उठेगी, बगावत होगी, ऐसा मेरा अंदाजा है। और इन बगावतों का जो ये मतलब स्वर सबसे जो उठेंगे, सबसे ज्यादा उठेंगे, वो इन्हीं राज्यों से जहां चुनाव वो हारेगी, और उनके जो छत्रप है वो इस को मुहिम देंगे। तो अब मोदी जी को इंतजार करना चाहिए कि जो कमिंग, जो अभी जो इलेक्शंस के बाद 3 दिसंबर को जो ये हो जाएगा, आ जाएगा इसका रिजल्ट, तो आप मतलब उनको मुकाबला के लिए अपने ही लोगों की बगावत के मुकाबले के लिए तैयार रहना चाहिए, ऐसा अंदाजा है मेरा। तो आज बस इतना ही। नमस्कार, आप स्वस्थ रहें।